ओम नमस्ते जी। 60वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम चतुर्थ अध्याय में दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण, इस अध्याय में वेल्लोर विद्रोह की बात आपको सुना रहे थे। आगे गतश्रव्य कणिका से इस प्रकार विवरण है कि इस आदेश से लगभग सभी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के अंदर जाति और धर्म के ऊपर आघात होने के कारण विक्षोभ पैदा हो गया था। सर्वप्रथम इस अन्याय और धर्म विघातक आदेश के विरोध में वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह की घोषणा कर दी थी। उन लोगों ने उस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। इन सिपाहियों को सामरिक कानून के अनुसार फौजी नियम श्रृंखला तोड़ने के अपराध के कारण गोलियों से मृत्युदंड दिया जाए, ऐसी राय दी गई थी। साथ ही साथ देशी सिपाहियों ने 113 अंग्रेज फौजियों को और 2 सामरिक कर्मचारियों को थोड़े समय के अंदर ही गोलियों से मार दिया। उन विद्रोहियों का गोरे सैनिक बल द्वारा दमन करना कठिन था, अतः आरकाट से विशाल सैन्य वाहिनी बुलवाकर अमानुषिक रूप से विद्रोह का दमन किया गया था। विद्रोहियों को हथकड़ी और बेड़ी लगवाकर 2 दिन भूखा और नंगा रखा गया था। तीसरे दिन विद्रोही सैन्यों के नेताओं के जीवित शरीर से चमड़ी निकालकर उन चर्महीन मृत देहों को ठेला गाड़ी पर रखकर सैन्यावास में जुलूस निकाला गया था। मृत अपराधियों के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इस रूप से वेल्लोर का विद्रोह दमन किया गया था। इसके बाद ही बेंटिंग और फ्रेडरिक को स्वदेश जाने का आदेश मिल गया था। इन तीर्थ यात्रियों के अंदर वेल्लोर विद्रोह के बारे में सुनाने वाले व्यक्ति के मामा भी दंड प्राप्त फौजी नेताओं के अंदर सम्मिलित थे। अब शीर्षक है बैरकपुर विद्रोह। नदिया के एक वृद्ध साधु ने कहा कि वेल्लोर जैसी एक घटना आज से लगभग 30 वर्ष पहले बंगाल के बैरकपुर में घटी थी। इस विषय में पाद टिप्पणी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, भाग 1, पृष्ठ संख्या 196 से 197 पर मिलती है। 30 अक्टूबर 1824 के दिन रेजिमेंट को परेड में आने की आज्ञा दी गई। सिपाही आए परंतु बुगचे साथ नहीं लाए। कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके बुगचे पुराने और बोसीदा हो गए हैं, वे बाहर ले जाने योग्य नहीं हैं। सिपाहियों ने अपनी अन्य शिकायतें भी कह दी। इसे सिपाहियों का अक्षम्य अपराध समझा गया और परेड समाप्त कर दी गई। अपराध को ऐसा महत्वपूर्ण समझा गया कि अंग्रेज कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड पैजेट को सारा समाचार भेजकर आदेश मांगा गया कि अब क्या किया जाए। वहां के सैन्यावास में सैनिकों को झट ब्रह्मदेश में युद्ध करने के लिए आदेश मिला था। इससे उनके अंदर विक्षोभ पैदा हो गया था। उनको मासिक वेतन भी बहुत कम ही दिया जाता था। इसके उपरांत समुद्र पार होके विदेश जाने से उनके खाद्य का विभेद नहीं रहेगा और वे लोग धर्मभ्रष्ट और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। घर से भी ये लोग निकाले जाएंगे। सिपाही लोगों में सम्मिलित रूप से लगभग 200 फौजियों ने सरकार से प्रार्थना की कि हम सब लोग जाति रक्षा, धर्म रक्षा, आचार रक्षा के लिए ही समुद्र के उस पार ब्रह्मदेश में युद्ध के लिए नहीं जाना चाहते हैं। हमारे प्रति वहां जाने के लिए जो आदेश दिया गया है उसको निरस्त कर दिया जाए। बैरकपुर से कलकत्ता केवल 2 योजन की दूरी पर है। वहां सामरिक ढंग से उत्तर आ गया था। तदनुसार सैन्यावास के अंदर कुछ कावाज के मैदान में सभी प्रार्थनाकारियों को बेड़ी और हथकड़ी लगवाकर खड़े करके एक साथ गोरे सैन्यों से गोलियों से मरवा दिया गया था और उनके शव देहों को सप्ताह भर गंगा नदी के तीर पर प्रदर्शनी के रूप में रखा गया, जहां मांस भक्षी पशु पक्षियों ने शवों के मांस को खा लिया। शेष रह गए सैकड़ों कंकाल। उस कंकाल राशि को गंगा नदी में फेंक दिया गया। मृत व्यक्तियों के बंधु बांधव लोग दूर दूर से शवों को देखने के लिए आते थे।
मृत गलित खंड खंड मांस राशियों के अंदर से अपने आदमियों को पहचानना असंभव था। संध्या से पहले ही जनता को गंगा किनारे से हटाने के लिए गोरे सैन्य लोग घोड़े पर सवार होकर आते थे। जनता हटने में देर करती तो बंधु बांधवों के शोक में हुई कारण रोती हुई जनता पर वे बंदूकों से गोलियां छोड़ते थे। इन गोलियों से बहुत संख्या में पुरुष, स्त्री, शिशु और पथिक भी घायल होकर मर जाते थे। 100 वर्षों का शासन, यह अगला शीर्षक है। सारे देश भर में विदेशी शासन का हाल सुनते हुए स्वामी दयानंद सहित सब साधु और यात्रीगण धीरे धीरे कुंभ मेला हरिद्वार की ओर अग्रसर होने लगे और पूरे देश का हाल सभी की ज्ञान दृष्टि के सम्मुख आने लगा कि कोई सुखी नहीं है, सभी अंग्रेज शासन से दुखी हैं। यह मालूम होने लगा जनसाधारण के इन दुखों के कारण एक नहीं बहुत हैं। 100 वर्षों के अंदर देश की धर्म नीति, सामरिक नीति, अर्थ नीति, शासन नीति और राजनीति उलट गई है। विभिन्न प्रकार की दुर्नीतियों ने समाज के शरीर को पंगु और असार कर दिया है। अगला शीर्षक है प्रजा विद्रोह का आभास। आबू शैल शिखर से हरिद्वार तक पैदल जाते समय विभिन्न स्थानों के सैकड़ों आबाल वृद्ध नर नारियों से वार्तालाप करने का स्वामी दयानंद को अवसर मिला था, जिससे ज्ञात होता था कि जनसाधारण प्रजा के अंदर स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा करने के लिए प्रबल प्रचेष्टा हो रही है। 100 वर्ष पहले के प्लासी के युद्ध का बदला लेने के लिए लगभग सभी तैयार हो रहे थे। इनमें धनी निर्धन, राजा प्रजा, सरकारी गैर सरकारी, साधु सन्यासी एवं भिखमंगे कंगाल तक सब कोई सम्मिलित थे। जान देने के लिए भी सैकड़ों पुरुष तैयार हो गए थे। आगे शीर्षक है गुप्त समितियों की स्थापना। लगभग सभी शहरों में गुप्त समितियां स्थापित की गई थीं। गुप्त प्रचार कार्य और संगठन भी चालू हो गए थे। मंदिरों और मस्जिदों में गुप्त परामर्शों के कार्य सुचारू रूप से चलते थे। मुख्य मुख्य व्यक्तियों के घरों में नियमानुसार कार्य केंद्र स्थापित हो गए थे। क्रांतिकारी नेतागण मध्य रात्रियों में आलोचनार्थ समवेत होते थे। मुख्य मुख्य समाचारों को मुख्य मुख्य स्थानों पर भेजने के लिए गुप्त पत्रवाहक दौड़ा करते थे। क्रांतिकारी लोगों में आपस में वार्तालाप के लिए सांकेतिक और गुप्त भाषाओं का प्रयोग होता था। गुप्त समितियों के कवियों के रचित स्वदेश और स्वधर्म भक्ति मूलक संगीतों के द्वारा भिखमंगे लोग भीख मांगते थे। वीर पुरुषों की जीवनियों की कहानियां कविताकार से प्रचारित होती थीं। हाट बाजारों में प्रचार पत्रों और प्रचीर पत्रों का वितरण होता था। इस विषय में पाठ टिप्पणी है। एक सिपाही से दूसरे सिपाही तक पहुंचाने वाले पत्र तो इस गुप्त रीति से लिखे जा रहे थे, परंतु इस क्रांति के संगठन के नेताओं के पत्र नितांत ही महत्वपूर्ण थे। अतः उनके लिखने में नितांत ही सावधानी बरती जाती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले संगठनकर्ताओं में पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए अनेक प्रवासी भी स्वतंत्र रूप से कार्य में लगे हुए थे। अब तक जो भी पत्र लिखे जा रहे थे वे बड़ी ही रहस्यमयी भाषा में बिना किसी व्यक्ति को संबोधित किए ही लिखे जाते थे। किंतु जब अंग्रेज अधिकारी अपनी शंकाओं के कारण प्रत्येक पत्र को ही खोलकर पढ़ने लग गए, तब अपनी योजनाओं का किंचित मात्र भी रहस्य शत्रुओं को पता न लग जाए, इस दृष्टि से क्रांतिकारी दल के इन कार्यकर्ताओं ने आंकड़ों अथवा रेखाओं की भाषा में ही, जिसे सांकेतिक भाषा का नाम दिया गया जा सकता है, ये पत्र लिखने आरंभ कर दिए। इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन के पुरोधाओं ने संपूर्ण राष्ट्र को कितनी सावधानी सहित एकता के सूत्र में बांधा था। उनके समक्ष अपना लक्ष्य कितना सुस्पष्ट था, यह उनकी इस नीति निपुणता से ही स्पष्ट हो जाता है। जनक्षोभ को और अधिक भड़काने की दृष्टि से लखनऊ में उत्तेजक व क्रांतिकारी भित्ति पत्रक लगाए गए थे। इन भित्ति पत्रकों में यही आह्वान
दिया गया था कि सभी भाई एक साथ उठें और हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना करें। प्रातःकाल होता था और नगर के सभी चौराहों पर एक नया भित्ति पत्रक और हस्तपत्रक दृष्टिगोचर होने लगता था। 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर, प्रथम खंड, गुप्त संगठन। आगे शीर्षक है क्रांति की अग्निशिखा। इसको हम कल के श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।